ठीक है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। 8 बीट को मिला करके 1 बाइट बनता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि साइबर एथिक्स क्या है। तो साइबर एथिक्स होता है ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 आयोजित की गई। यह कहाँ आयोजित की गई। तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित की गई। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एनएसजी का पूरा नाम लिखें। तो एनएसजी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, ठीक है। इससे हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर इन क्रोनिक्स टू जेंटल मैन ऑफ वोरोना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकोलो जोकोपो एंड लूसिया हो जाएगा। ये 3 करेक्टर थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ईसीजी में ई का मतलब लिखें। तो ईसीजी में ई का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो हो जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है। तो ई का अर्थ क्या होता है, तो इलेक्ट्रो हो जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान शामलू जी जिन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है कि मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। तो इसके मेले का आयोजन होता है गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि धारण की। तो कविराज की उपाधि धारण की कौन की, तो यह समुद्रगुप्त ने किया। कौन किया, तो समुद्रगुप्त ने किया कविराज की उपाधि धारण, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भागलपुर डैश के उत्पादन में अग्रणी है। तो भागलपुर रेशम उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू हो जाएगा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का योग होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की डैश में बदला जा सकता है। तो किस में बदला जा सकता है, तो गति में बदला जा सकता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 यह पेन से लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा कम दिख रहा है, आप इसे बना करके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा विकसित होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके बने होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, तो यह स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि उन कथनों का चयन करें जो जीन की विशेषता का वर्णन करती हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जीन डीएनए अणु में वैसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। और तीसरा नंबर कह रहा है कि किसी स्पीसीज की वैसों की एक विशिष्ट जीन एक शाखा गुणसूत्र में स्थित होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पाचन तंत्र के किस भाग में एंजाइम क्रिया के कारण भोजन क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़े का उपयोग नहीं किया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों के आकार का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को।
ये देखिए इसी के बारे में लिखा गया है कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षण दिए थे, उसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन के साथ लिखा गया है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में अवस्थित है। तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैशबैक के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो नमामि गंगे यह 2014 में आया था। इसका उद्देश्य है कि नदी की सतह की सफाई। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है 22 भाषाओं को शामिल, तो यह 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि किस देश की करेंसी में वाई का प्रयोग होता है, यानी एन का प्रयोग किया गया है। ये क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग किया गया है। तो यह किया गया है जापान और चीन दोनों की मुद्रा में किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो यह हो जाएगा वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और सबसे पास कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का सूर्य के ओजोन परत का कार्य क्या होता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य होता है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक फसलों का निश्चित समरूप में एक ही समय खेत में उगाने को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं आपको कहते हैं मिश्रित फसलीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति की आँख के निकट बिंदु क्या होती है। तो यह होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सिंचाई सुधार के लिए कौन सा एक क्रमनाशा नदी लिफ्ट नहर योजना से संबंधित है। तो यह हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। ठीक है, सोन नहर प्रणाली हो जाएगा करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किया गया विश्वास क्या है। तो विश्वस्य होता है, क्या होता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वस्य क्या है। तो यह होता है क्वांटम चीफ होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि बिहू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया था। तो किस राष्ट्रपति ने दिया था, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार दिया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रबर बांध कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रबर बांध हो जाता है गया जिला में। गया जिला का नाम अब गया जी कर दिया गया है, तो यहाँ पे गया जी बांध हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 विजेता कौन थे, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनक शाह को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा अन्य वर्ष घोषित किया गया। तो किस देश को घोषित किया गया, तो भारत देश में घोषित किया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया और 2025 को घोषित किया गया क्वांटम सिद्धांत के रूप में। ठीक है, 2025 को क्वांटम विज्ञान के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में दोनों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन था।
तो एकमात्र महिला थी मैडम क्यूरी जी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि रथी, यह रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि जवाई बांध परियोजना का किस राज्य में स्थित है। जवाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कॉम्प्लेन द सेंटेंस गिवन ब्लू। तो उत्तर हो जाएगा हम यहाँ पे कि सरिता इज फाउंड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, फाउंड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा, सरिता इज़ फाउंड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज इज प्रेफिक्स अन अनइंडिकेटेड रिजर्व एक्शन। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा अन का हो जाएगा अनटिक और ये हो जाएगा अनफोल्ड। ठीक है, तो 1 और 4 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे दिया गया है कॉन्टेम्प्ट, तो कॉन्टेम्प्ट का उत्तर हो जाएगा डिसडेन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है ट्रांसलेशन दिया गया है, इसका हिंदी बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पिक ऑफ द व्हीट ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्श पर बिखरे हुए दाने उठा लो। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द पुलिसमैन सेड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे बाहर और निम्नलिखित में से किससे बिहार और विधानसभा परिषद, इसमें कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे बिहार और उड़ीसा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा करेक्ट नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से किससे बिहार और उड़ीसा का विधान परिषद अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केपी जायसवाल हो जाएगा। ठीक है, केपी जायसवाल हो जाएगा इसका उत्तर। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण नहीं हुए थे। तो अशोक के अभिलेख या प्राकृतिक या संस्कृत में उल्लेखित नहीं हुए थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो यह संस्थापक थे शशिपद बनर्जी जी थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि किस क्रांतिकारी को यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत माना जाता है। तो यह माना जाता है औद्योगिकरण को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 मैथ्स का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आप इसे बना लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 8-3। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47, ये भी मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मैथ्स के हम आपको टिक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ये दिया गया है आपको ये दिया गया केमिस्ट्री से। इसमें पूछा गया 49 में कहा गया है कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। तो इस समूह में नीचे आने वाले उसके का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि टिंडन प्रभाव प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में से किस एक
के कारण प्रकट होता है? तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील का मिश्रण धातु होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो फेरस का है, निकेल का है और क्रोमियम का है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा और ऑरम हो जाएगा एकदम घटते हुए में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि सोन नदी परियोजना का विकास किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था सन 1874 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 यह दिया गया प्रधानमंत्री के अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इससे आप देख लेंगे और अरेंज करके कमेंट में हमें बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पे दिया गया इसके बारे में कुछ बातें। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है हम इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे कहा गया है कि अध्यक्ष निम्न सदन की कुछ समितियों का सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष निम्न सदन में अनुशासन और बनाए रखता है। बिल्कुल बनाए रखते हैं। ठीक है, अध्यक्ष निम्न सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ, करते हैं, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हमने सबको सही लगा दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमें लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट उत्तर इसका बताएंगे। आई थिंक इसका हमको लग रहा है कि 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सत्ता साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है, यह गलत है। सत्ता साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट कि निजी सदस्य का विधेयक हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, आइए हम सभी को देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लागू होने के समय ही इसका हिस्सा थे। नहीं, यह गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इससे जोड़ा गया। ठीक है, नहीं, इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 51A को मौलिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ठीक है, 2 नंबर एकदम सही है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा उत्तर? तो केवल हो जाएगा 2 सही। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल 2 सही। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री पद से मुक्त कर दिया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 94वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 1899 से लेकर के 1900 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1990 दिया गया है, 1899 से लेकर के 1900 में किया गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह
किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिया, अब निर्माण कार्य में संलग्न है, रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दक्षिण का विलोम बताना है और निर्माण का विलोम बताना है। ठीक है, तो दक्षिण का हो जाएगा उत्तर और निर्माण का हो जाएगा ध्वस्त। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 कह रहा कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य का कौन सा प्रकार है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें की लगे रहे वह मिश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संक्रामक क्रिया है। निम्नलिखित में से किसमें संक्रामक क्रिया है। तो संक्रामक क्रिया किसमें है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ममता पुस्तक पढ़ रही है। ममता क्या कर रही है। तो ममता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो यह संक्रामक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पे पुल्लिंग नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू पुल्लिंग नहीं है, बाकी सभी के सभी पुल्लिंग है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को भार बाल रेखांकित पर समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिर्फ नाम का प्रयोग हुआ है, दशरथ, राम, रावण। ठीक है, तो क्या सभी नाम का प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा पद बंद हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है। एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 70 किधर गया भाई। प्रश्न नंबर 70 तो इसमें है ही नहीं है, छोड़िए, प्रश्न नंबर 70 दिया ही नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 71 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि कवि रसखान किस छंद में अपनी रचनाएं करने में सिद्ध बल थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवैया में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। देखिए इसे मिलान करना। ठीक है, इसे आप मिलान करके हमें आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसे मिलान करके आप हमें कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न है 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि किस राज्य के बजट 2025-26 के में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है। तो यह खोलने की घोषणा की गई है, उत्तर हो जाएगा बिहार में की गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 किस देश में आयोजित किया गया है। तो रॉटरडैम बोल रहा है। ठीक है, तो रॉटरडैम किसकी राजधानी है। तो नीदरलैंड की राजधानी है, तो नीदरलैंड ही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म विभूषण विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे। तो वह कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गौड़ा थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत के किन दो स्थलों को दुनिया के में 31 मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि जेड मोड़ सुरंग कहाँ स्थित है। जेड मोड़ सुरंग यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नवंबर 6 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यह चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि कौन सा साहित्य समंता हार्वे द्वारा नहीं लिखा गया था। तो
प्रोफेट सॉन्ग जो है वह समंथा हार्वे के द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक इसका सभी का आपको आंसर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको इसे मिलाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे गोलमेज दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1934 में हुआ था। इन दोनों के आधार पे आप मिला पा रहे हैं? देखिए, तो पहले डी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4। तो डी का 4 किसने? आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ढंग से देख करके आप हमें कमेंट कीजिएगा, गलत उत्तर हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। 83 कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत के किस शासक से मिला था? तो वास्को डी गामा भारत के जमोरिन शासक से मिला था। ठीक है, जमोरिन ने ही उसे इसका स्वागत किया था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन परंपरा से संबंधित संत धरणीदास और दरिया साहब का संबंध किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार से है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछा गया था, क्या नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे नहीं गुजरती है? तो गुजरात से नहीं गुजरती है, सॉरी यहाँ पे उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है? इसे मिलान करना है। ठीक है, देखिए आप इसे मिलान कर लीजिएगा। देखिए पूछ रहा है कि कोरबा कहाँ पड़ता है? तो कोरबा कहाँ पड़ता है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो पहला का बी किस में दिया गया है? तो पहला का बी दिया गया है ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि भारत की ब्लू माउंटेन चोटी उपस्थित है। तो यह मिजोरम में उपस्थित है। ठीक है, ये कहाँ उपस्थित है? तो मिजोरम में उपस्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है? क्या है? विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्द्र हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मानसिंह मेघालय हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि अभिकथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है और ये फास्फोरस से भरपूर होती है। नहीं, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर विभाजित होती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक थी, यानी सबसे ज़्यादा गरीबी थी? तो यह बिहार राज्य में थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है ऋण या साख से तात्पर्य किनके बीच समझौते से है? तो यह हो जाएगा ऋणदाता और ऋणी के बीच समझौते से है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को। प्रश्न नंबर 94 इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 को आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पेन से लिखा गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि सभी तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग क्या होता है? तो इसे कहते हैं जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एरर प्रश्न लिखा गया इसलिए हम उसको स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में विभिन्न राज्यों में प्रति हजार जन्मे शिशु मृत्यु दर का मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं। देखिए
कितना, तो 7। केरल का कितना हो जाएगा 7, बिहार का कितना हो जाएगा 32, हरियाणा का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इस आधार पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 360 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। एक वृत्त का भी 360 होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। प्रश्न नंबर 98 मैथ्स का प्रश्न है। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसका उत्तर 4% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। प्रश्न नंबर 99 भी है, ये मैथ्स का प्रश्न है। इससे आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। ये भी मैथ्स का ही प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B20। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा 100 प्रश्न हमने देख लिया। ठीक है, कुछ प्रश्नों में हमें थोड़ी समस्या भी हुई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जिसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं स्थित है। तो कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं स्थित है, तो फरक्का बैराज यह दामोदर नदी पर नहीं है, बल्कि यह कहाँ पे है, तो यह गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है मेघालय राज्य से। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भूटान की करेंसी कौन सी है। तो भूटान की करेंसी हो जाएगी नुगुल ट्रम। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कीटनाशकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो आइए हम मिलान करते हैं। देखिए, आंतरिक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो मंगल आंतरिक ग्रह हो जाएगा। बाह्य ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शनि बाह्य ग्रह हो जाएगा। तारामंडल क्या हो जाएगा, तो ओरियन हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की एकमात्र ग्रह कौन सी हो जाएगी, तो पृथ्वी की एकमात्र ग्रह चंद्रमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मानव जीनोम में सभी जीवों को मानचित्रित करना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीला परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित वाले जिलों में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, सिवान जिला नहीं हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो निर्धारित की जा सकती है जीवाश्म में विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात पता लगाकर की जा सकती है। ठीक है, और जीवाश्म की पृथ्वी की सतह में स्थिति के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य में भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह दी गई है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ दी गई है, तमिलनाडु राज्य में दी गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाता है, तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और यह वैश्विक उपभोक्ता दिवस है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत कोलिंग्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ। तो यह नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत किसके साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। तो युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। तो यह दिया गया मनु भाकर को दिया गया। ठीक है,
आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 16 मिलान करने के लिए कह रहा है। आइए हम मिलान करते हैं। देखिए विच विल्मोर कहाँ गई थी, तो यह नासा पे जाने वाली महिला। और क्रिस्टी क्वेंटी यह कौन सी है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है। और मदन बी लोकुर यह है यूएन आंतरिक न्यायिक प्रशिक्षक के अध्यक्ष, ठीक है, यूएन आंतरिक न्यायिक प्रशिक्षक के अध्यक्ष, ठीक है। हमने यहाँ पे मिलान कर दिया, आप आंसर देख लें, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NVS-02 किया गया है और यह 100वां उपग्रह को ले गया है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ है, तो किसे 2025 का पद्म श्री प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सुशील मोदी जी को पद्म भूषण मिला है, ना कि पद्म श्री मिला है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुशील कुमार मोदी, इन्हें क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, ना कि पद्म श्री मिला है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आज भी खड़े हैं तालाब रचना के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम मिश्रा है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल की नहीं है, तो भविष्य काल की क्रिया किस में नहीं है, तो देखिए गागेगी में नहीं होती है, ठीक है। तो ये लौटेगी यह भविष्य काल में नहीं, ये भविष्य काल की है, ठीक है। और आएगी ये भविष्य काल की है, पढ़ेगी यह भविष्य काल की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर में सी में कि मीना खा रही है, यह भविष्य काल की नहीं है, तो ठीक है। क्या पूछा गया कि कौन भविष्य काल की नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीना खा रही है, यह भविष्य काल की नहीं है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, तो रहा है, रही है, रहे हो, रहे, तो यह वर्तमान काल का शब्द हो जाता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि राहुल खेल रहा है, तो राहुल खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल का हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि स्त्री शब्द का बहुवचन का रूप लिखें, क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई नहीं होगा, ठीक है, हम बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। तो स्त्री का हो जाता है, क्या होता है, तो स्त्रियाँ हो जाता है, क्या होता है, तो स्त्री का हो जाता है स्त्रियाँ बहुवचन, ठीक है। ये हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 24 है। 24 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द प्रत्युक्त है, कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। देखिए एक क्या होता है, उपसर्ग होता है, एक क्या होता है, प्रत्यय होता है, यानी शब्द के आगे जो लगा रहता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगा रहता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन प्रत्यय युक्त है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसको सी ए मान लीजिए, ठीक है, जो अरेंजमेंट में दिया गया उसी को मान लेते हैं। गर्वित जो है ये प्रत्यय युक्त है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, लास्ट में इत लगा है, इसलिए यह प्रत्यय युक्त है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलवाना हो जाएगा, जिसमें ना लगा रहेगा, करवाना, लतियाना, हथियाना, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा छायावाद काल की कवित्री है महादेवी वर्मा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्ताव, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक नया पृष्ठ शुरू करना, ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना दस्तावेज का पेज ब्रेक का मुख्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, एक सेकेंड, 29 तो दिया नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो दिया गया वही भी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इन्हें चुना गया राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31
31 को। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, तो इसे मिलान करना। आइए हम इसे मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे IT एक्ट। IT एक्ट कब आया था, तो IT एक्ट आया था 2000 में, ठीक है। और RBI एक्ट कब आया था, तो 1934 में आया था, ठीक है। तो हम सी से पकड़ते हैं, ठीक है। सी एकदम कन्फर्म आंसर है कि RBI एक्ट के कब आया था, तो 1934 में आया था, 1935 में स्थापना हुआ था। तो पहला सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो किसमें सी का 4 है, आइए हम उसमें देखते हैं कि किसमें सी का 4 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया सी का 4, यही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी एक्ट क्या हो जाएगा, कंपनी एक्ट 2013 हो जाएगा और IPC एक्ट 1860 हो जाएगा। एकदम करेक्ट मिलान हो गया, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि I4C का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। I4C का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटेड सेंटर, ठीक है। इसी में दिया गया है I4 इंडियन, ठीक है। C4 साइबर, फिर C4 क्राइम, और फिर C4 कोऑर्डिनेशंस, और फिर C4 सेंटर। तो यही हो जाएगा I4C का फुल फॉर्म, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 इसे भी मिलान करना, ठीक है। आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम आपसे चाहेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। 34 कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उपयोग क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्किट को अत्यधिक धारा से बचाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि मिलान करने के लिए, तो शामलू जी का संबंध कहाँ से है, तो गुजरात से है, ठीक है। पुष्कर का संबंध कहाँ से है, तो पुष्कर का संबंध है राजस्थान से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर सूरजकुंड मेला का संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है, ठीक है। कपिल मुनि का कहाँ से है, तो यह राजस्थान से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एकदम करेक्ट मिलान कर लिया है, ठीक है। आइए आप अगले इसका आंसर देख लेंगे। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफा यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो यह किसके आंदोलन के दौरान हुई थी, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी समानांतर सरकार की स्थापना, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया, तो किसमें कहा गया, तो विनय पिटक में कहा गया, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि अलवार और नयनार संत किस भाषा में अर्पण इष्ट की स्तुति भजन गाते थे, तो यह किसमें गाते थे, तो यह तमिल भाषा में गाते थे। किसमें गाते थे, तमिल भाषा में गाते थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि हिमालय के किस भाग में हमें क्रेवा जमाव प्राप्त होते थे, तो क्रेवा या जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हिमालय में, ठीक है। कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कोयले की एक उच्चतम किस्म है, तो कोयले की कौन सी उच्चतम किस्म होती है, तो एंथ्रासाइड होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया, कब जारी किया गया, तो सन 1972 में जारी किया गया, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, तो यह हो जाएगा डिगबोई, असम में हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक की ज़मीनी क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.4%, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि जूल निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक नहीं है, तो जूल किसका एसआई मात्रक नहीं है, तो बल का एसआई मात्रक जूल नहीं है,
बाकी ये स्थितिज ऊर्जा का जूल हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का जूल हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा। लेकिन बल का क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 47 कह रहा है, हम इसे देखते हैं। 47 कह रहा है कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और अभिकरण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए आंकड़ों को कोड से आप उत्तर सही चुनिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि मैदान में खड़ा एक क्षेत्रज्ञ चलती गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, आर कह रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद के वेग के शून्य तक घटने की समय विधि को बढ़ाकर क्षेत्रज्ञ अपने हाथों पर लगने वाले बल प्रभाव को चल कर देता है, यानी प्रभाव को चल कम कर देता है, चाल कम कर देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल कम कर देता है। ठीक है, दोनों एकदम सही है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए और आर सत्य है। ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि कटाई करने वाले यंत्रों को धारवार क्यों बनाए जाते हैं। तो कटाई करने वाले को हम धारवार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें दाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसी भी सुई को आप नुकीला कर दीजिएगा। ठीक है, आप उसे किसी को भोंकिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, तुरंत चुभेगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा कि दाब अधिक लगेगा। ठीक है, और किसी मोटा अगर आप कांटी लिए हुए हैं, ठीक है, कांटे को पलट करके आप किसी को घोपेंगे तो उसमें ज़्यादा वो नहीं जाएगा अंदर। ठीक है, लेकिन कांटे के सीधा की ओर आप करेंगे जिसका नुकीला रहता है तो वो डायरेक्ट चल जाएगा, क्योंकि उसमें दाब की मात्रा अधिक है, इसलिए वो डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा। लेकिन पलट के कीजिएगा तो वो नहीं जाएगा। इससे आप समझ जाइए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि यही दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर दिए गए हैं, उसमें सही कथन चुनिए और उसको कूट के अनुसार मिलाइए। ठीक है, तो कथन ए में कहा रहा है कि किसी भी दिए गए प्रतिरोध के लिए परिपथ में क्षयित शक्ति लागू वोल्टेज के साथ द्विघात रूप में बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है, कथन आर कह रहा है कि सूत्र P=VI के अनुसार विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा दोनों के सीधे अनुपातिक होती है। बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो किसमें अनुपस्थित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया में अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को वहन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को वहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उन्नत सतत के सभी पौधे लंबे होते हैं, क्योंकि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई एक प्रभावी लक्षण है इसलिए होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। इसका दिया गया, इसका थोड़ा सा इसके बारे में मुख्य बातें दी गई, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। तो यह कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि कौन सी रक्तवाहिका हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है। तो यह ले जाती है, धमनियाँ ले जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि 14 व 15 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों के अनुपात में होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध उपस्थित अनुपात। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि भारत में 2006 से 7 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में था। तो यह चंडीगढ़ में था। कहाँ था, चंडीगढ़ में था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 57 को ठीक है, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है।
तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, सभी को हम देखते हैं। खाद्य सुरक्षा उपलब्धता सभी लोगों को हर समय हो, तो एकदम सही है, खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि कुछ लोगों को ही हर समय खाद्य समर्था उपलब्ध हो, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ समय के लिए किसी को थोड़ी खाना दिया जा सकता है, हमेशा दिया जाता है, ठीक है। सी कह रहा है कि सभी लोगों को केवल 1 वर्ष के लिए ही खाद्य उपलब्ध हो, नहीं हमेशा हो, केवल 1 वर्ष ही इंसान जिंदा थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो इससे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि भूजल उदाहरण है, तो भूजल किसका उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि किसी वर्ष में देश की कुल सीमा के अंतर्गत उत्पादित डैश कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़ों को एकत्रित करता है, तो यह एनएसएसओ करता है। कौन करता है, एनएसएसओ करता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 ये मैथ्स के प्रश्न हैं, ठीक है। आप इसके उत्तर बना लेंगे, आप इसके आंसर्स को बना लेंगे, ठीक है। आइए ये भी मैथ्स के, ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं इंग्लिश के प्रश्न को भी, ठीक है, इंग्लिश के प्रश्न को भी देख लेते हैं। इंग्लिश का प्रश्न कह रहा है 64 कि व्हाट डू द स्पीकर्स मीन इन द सेंटेंस बिलो, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू नो ऑल द कैंडिडेट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ठीक है। तो वी हर्ट डैश इन द फाइट, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि वी हर्ट आवर सेल्फ्स इन द फाइट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या है, सबलिम्स का क्या हो जाएगा, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि इंसर्ट अ सुटेबल आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा कि वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माई डोर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वन इवनिंग ए बेगर क्या हो जाएगा, तो वन इवनिंग ए बेगर केम टू माई डोर, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द वर्ड, तो इसका क्या है, तो सिमुलेटेड हो जाएगा, तो सिमुलेटेड का क्या हो जाएगा उत्तर, तो सिमुलेटेड का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इमिटेड हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेड़ियों जोड़ने वाला माना जाता है, तो यह बक्सर के युद्ध को जाना जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि बराबर की पहाड़ियाँ में गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह अशोक के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बागान मजदूर के शोषण को उजागर करता है, तो नील दर्पण लिखा गया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने की आविष्कारक को महत्वपूर्ण योगदान रहा, किस आविष्कारक का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो भाप इंजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि सशस्त्र सेना चिकित्सक सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो यह बनी है आरती सरीन बनी है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि एबल पुरस्कार 2025 विजेता मसाकी काशीवाड़ा किस विज्ञान से संबंधित है, तो यह गणित विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है,
तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इसे 2007 में लॉन्च किया गया, यह गलत है। इसे 2008 में लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो 2008 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का अपनी तरह का पहला यानी 9 जुलाई 1975 सॉरी 9 जुलाई 1875 को स्थापित किया गया। कब किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसे 9 जुलाई 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 स्टॉक एक्सचेंज होता है भारत में सबसे ज़्यादा फेमस, एक होता है NSE, एक होता है BSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है? आइए हम प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। यह पश्चिम बंगाल में पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। यह बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को गणितीय विज्ञान में उनके ऑर्गेनिक कार्य के लिए 2024 इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया रघुनायन को किया गया, ठीक है। रघुनायन को किया गया, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र पहली बार किस वर्ष शुरू किया था? तो यह पहली बार 1993 में किया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव व बोरिस येल्त्सिन थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया अरुंधति रॉय को दिया गया, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी जिसे बुकर पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय ने लिखा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि असम घाटी में आने वाली मानसून पूर्व तूफान डैश को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो यह बारदोई शीला को कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि संविधान सभा को बहसों को कितने खंड है? तो संविधान सभा को बहसों का कितना खंड है? तो यह 12 खंड है को टोटल, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि और सिंचाई। यह संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी संचार, बैंकिंग और विदेशी मामले ये सभी के सभी संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो इसे भारत के राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए हम मिलान करते हैं। देखिए संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी गई है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाओं का चर्चा किया गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल की चर्चा की गई है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो शहरी नियोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पहले का हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा 1। तो किसमें है? 3 और 1। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 1, ठीक है। 3 1 4 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है या फिर थोड़ा अव्यवस्थित रूप से लिखा गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भारत में जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यह गलत है, ठीक है। पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, यही सही नहीं है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 86 में किया गया है, ये सॉरी 166 में किया गया, अनुच्छेद 166 में किया गया है मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए हम इसे देख लेते हैं, इसे मिलान कर लेते हैं। चलिए इसे मिलान कर लेते हैं। एक काम कीजिए, इसे आप दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में ये आंसर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। आप हमें 2 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमने इसमें 2 प्रश्न छोड़े हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि तिलका मांझी को किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना के लिए जाना जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 ये मैथ्स के प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 92 मैथ्स के प्रश्न है। ठीक है, 93 भी मैथ्स है, 94 भी मैथ्स है, 95। आइए देखते हैं 95 को। 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है? तो यह हो जाएगा नियोन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि कितने तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं? तो 2 तत्व पाए जाते हैं, पारा और ब्रोमीन। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97 को। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परिणामी विलयन होता है। तो क्या होता है? तो परिणामी विलयन होता है क्षारीय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 98 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इसके संतुलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। प्रश्न नंबर 99 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि ग्रेफाइट को छूने में नरम और चिकना होता है, बिल्कुल सही है। और ग्रेफाइट की संरचना परतदार जैसी होती है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए हम आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा 100वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो यह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को देखा। ठीक है, अब जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएंगे दोस्तों, और चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है।